Hi everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we are going to discuss practice paper 24 for TZT English. So guys, if you are preparing for TZT, PZT and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TZT exams. And now the first question of this practice paper is the literal term for one thing is applied to another with which it has become closely associated because of a recurrent relationship in common experience. Your options are metonymy, synecdoche, prosopia, dead metaphor. So metonymy is applied to another with which it has become closely associated. ठीक है, सो यहाँ पर मिटोनिमी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि मिटोनिमी एक ऐसा टर्म है, ग्रीक टर्म है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ नेम. ठीक है, यानी कि जिस भी चीज़ के साथ व्यक्ति होते हैं और जो वस्तुएं होती हैं उनके बीच में एक रिलेशन पाया जाता है, एक रिलेशन होता है. जैसे किंग और क्वीन को कभी कभी किंग और क्वीन ना कहकर उन्हें क्रोन से एड्रेस किया जाता है. वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो क्रोन है क्लोजली एसोसिएटेड है किंग और क्वीन के साथ. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का और जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ उनका रिलेशन होता है. बेंच फॉर जुडिशरी, पेन फॉर राइटर, है ना, या लिटरेरी वर्क्स बोलने के बजाय हम डायरेक्टली राइटर का नाम ले लेते हैं. जैसे वी हैव रीड शेक्सपियर. मतलब तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम शेक्सपियर को नहीं हमने पढ़ लिया है, हमने उनके वर्क्स को पढ़ लिया है. तो जब भी हमें किसी चीज़ से क्लोज रिलेशन दिखाना है तो हम मिटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं. सो द राइट आंसर इज़ ए, मिटोनिमी. Question number 2. A part of something is used to signify a whole or the whole is used to signify a part. Your options are metonymy, synecdoche, prosopia, dead metaphor. ठीक है, आपको बताना है a part of something is used to signify the whole और द होल इज़ यूज टू सिग्निफाई अ पार्ट. यानी कि ये पार्ट का इस्तेमाल होल को सिग्निफाई करने के लिए किया जाता है एंड होल का यूज़ हम पार्ट के लिए यूज़ करते हैं. यानी कि अंश का यूज़ पूर्ण के लिए और कभी कभी हम पूर्ण का यूज़ अंश के लिए करते हैं. उसे क्या बोलते हैं? तो उसे सिनीडॉकी बोलते हैं. सो द आंसर इज़ बी, सिनीडॉकी. ठीक है, जैसे कार को हम व्हील कह देते हैं और कभी कभी हम क्या करते हैं कि होल का यूज़ करते हैं पार्ट को सिग्निफाई करने के लिए. जैसे हम बोल देते हैं इंग्लैंड वॉन द मैच. तो यहाँ पर इंग्लैंड मैच नहीं जीता है, मैच उन 11 लोगों ने जीता है, मतलब जिनको मिलाकर एक टीम बनती है, उस टीम ने जीता है. ठीक है, 11 लोगों की टीम ने मैच को जीता है, इंग्लैंड ने नहीं जीता है. लेकिन हम यहाँ पर मतलब होल का यूज़ कर रहे हैं. इंग्लैंड होल हो गया, होल का यूज़ कर रहे हैं उस पार्ट के लिए जो 11 लोगों से मिलकर बना है. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. द ग्रीक टर्म प्रोसोपिया रेफर्स टू. ये टर्म किसको रेफर करता है आपको बताना है. मिटोनिमी, सिनीडॉकी, पर्सोनिफिकेशन, डेड मेटाफर. सो प्रोसोपिया रेफर्स टू पर्सोनिफिकेशन. इसका मतलब होता है मानवीकरण. ठीक है, ग्रीक में हम इसे प्रोसोपिया बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है वो ये नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन थिंग के साथ एसोसिएट करके इसमें दिखाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4. अ मेटाफोरिकल कंपाउंड वर्ड और फ्रेजेस. अरे यार क्या कर रही हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 4. अ मेटाफोरिकल कंपाउंड वर्ड और फ्रेज सच एज स्वान रोड फॉर ओशन यूज स्पेशली इन ओल्ड इंग्लिश एंड ओल्ड नॉर्स पोइट्री. ठीक है, मेटाफोरिकल कंपाउंड वर्ड और फ्रेज आपको बताने हैं जिसे ओल्ड इंग्लिश के अंदर यूज़ किया जाता था. ठीक है, और आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे वही हैं ऊपर वाले, मिटोनिमी, सिनीडॉकी, कैनिंग, डेड मेटाफर. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड वर्ड और फ्रेजेस जिन्हें ओल्ड इंग्लिश के अंदर यूज़ किया जाता था उन्हें कैनिंग बोलते हैं. सो द राइट आंसर इज सी, कैनिंग. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. अ जापानीज पोइटिक फॉर्म दैट रिप्रेजेंट इन 17 syllables ordered into 3 lines of 5, 7 and 5 syllables. The poet's emotional or spiritual response to a natural object, scene or season of the year. ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर बेलट, हैकू, पेस्टल पोइट्री, सोनेट. ठीक है, तो जापानीज़ पोइटिक फॉर्म बताना है आपको जिसमें क्या होते हैं 17 syllables होते हैं. 17 syllables होते हैं इंटू 3 लाइन्स. ठीक है, तो ये ऐसी फॉर्म है
पोइट्री की, यानी ये जापानी फॉर्म है पोइट्री की, जिसमें 3 लाइंस होती हैं और इन 3 लाइंस के अंदर टोटल 17 सिलेबल्स होते हैं। यानी जो फर्स्ट लाइन होती है वो 5 सिलेबल्स में होती है, मिडिल लाइन 7 सिलेबल की होती है एंड जो लास्ट लाइन है वो भी 5 की होती है, एंड 5 7 5 ये इसका ऑर्डर रहता है। टोटल इसमें 17 सिलेबल होते हैं। इस पोइट्री को हम हैकू बोलते हैं, जो कि जापान की फॉर्म है। सो द राइट आंसर इज बी, हैकू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चर रिवाइवल। ये इंटेलेक्चुअल और कल्चर रिवाइवल था ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक, डांस, आर्ट, फैशन, लिटरेचर, थिएटर, पॉलिटिक्स एंड स्कॉलरशिप, centered in Harlem, Manhattan, New York City, spanning the 1920s and 1930s. Options are Renaissance, Reformation, Harlem Renaissance, Black Renaissance. An intellectual and culture revival. कल्चर रिवाइवल था ये अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, एफ्रो अमेरिकन कल्चर रिवाइवल था ये, जिसका सेंटर हर्लीम, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में है ये। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी, मैनहट्टन में ये एक जगह है हर्लीम, जहाँ इसका सेंटर था, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड है 1920s एंड 1930s। तो ये हर्लीम रेनेसा अफ्रो अमेरिकन लोगों का रिवाइवल था, ठीक है। उन्होंने अपनी जो आर्ट होती है, उनकी जो आर्ट है, आर्ट, लिटरेचर, फैशन, म्यूज़िक वगैरह, इस सब चीज़ का रिवाइवल है, जिसे हर्लीम रेनेसा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हर्लीम था, हर्लीम, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, line of iambic pentameters which rhyme in pairs A A B B C C and so on. Options हैं rhymed verse, blank verse, heroic couplet, rhyme royal. So iambic pentameter lines rhyme in pair, है ना। iambic pentameter जो pairs में होती हैं, है ना, pairs में rhyme करती हैं, जैसे A A B B C C is called heroic couplet. So the answer is C. Next है question number 8. The term heroic drama was invented by Dryden for his play. हीरोइक ड्रामा को ड्राइडन के द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, अपने किस प्ले के लिए उन्होंने इसे इन्वेंट किया था, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर द वाइल्ड गैलेंट, द राइवल लेडीज, द इंडियन क्वीन, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रानाडा। सो आंसर इज डी, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रानाडा, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रानाडा में ड्राइडन ने इस टर्म को, हीरोइक ड्रामा को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हीरोइक प्ले, हीरोइक ड्रामा और हीरोइक ट्रेजेडी इज अ टाइप ऑफ प्ले प्रीवेलेंट इन ड्यूरिंग द 1660s एंड 1670। ठीक है, तो जो हीरोइक प्ले हैं, हीरोइक ड्रामा है और ये हीरोइक ट्रेजेडी, ये एक तरह से स्पेशली इस पीरियड के दौरान मतलब लिखे जा रहे थे, 1660 एंड 1670। तो इस पीरियड को किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शंस हैं आपके एलिजाबेथन इंग्लैंड, रेस्टोरेशन इंग्लैंड, रोमांटिक इंग्लैंड, विक्टोरियन इंग्लैंड। तो 1660s एंड 1670s ये जो पीरियड है इसको हम रेस्टोरेशन इंग्लैंड के नाम से जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो द राइट आंसर इज बी, रेस्टोरेशन इंग्लैंड। इस पीरियड में ज़्यादातर जो प्ले थे, ड्रामा थे, यानी जो भी पोइट्री थी वो हीरोइक थी, है ना, हीरोइक थीम पर ये सारे वर्क लिखे जा रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट टाइपिफाइड बाय ए रिवाइव इंटरेस्ट इन द क्लासिकल वर्ल्ड एंड स्टडीज विच फोकस नॉट ऑन रिलीजन बट ऑन व्हाट इट इज़ टू बी ह्यूमन। ठीक है, ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो किस में इंटरेस्ट रखता है, क्लासिकल, मतलब रिलीजन पर फोकस नहीं करता, ये फोकस करता है ह्यूमन पर फोकस करता है। ये वाला जो मूवमेंट है ये किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं आपके रेनेसा ह्यूमनिज्म, हर्लीम रेनेसा, रशियन फॉर्मलिज्म या फिर मॉडर्न ह्यूमनिज्म।
तो रिलीजन पर फोकस ना करके ह्यूमन पर फोकस करने वाला जो मूवमेंट था इज़ कॉल्ड मॉडर्न ह्यूमनिज्म. सो द राइट आंसर इज़ डी. Next है question number 11. A term applied to a theory of literary criticism together with its consequences for culture and political thought developed around 1900 by the American scholar Irving Babbitt and the American literary critic and essayist Paul Elmer Moore. ठीक है, ये कौन सा टर्म है आपको बताना. रेनेसा ह्यूमनिज्म है, हर्लिम रेनेसा, रशियन फॉर्मलिज्म या फिर न्यू ह्यूमनिज्म. सो दिस टर्म इज़ न्यू ह्यूमनिज्म. न्यू ह्यूमनिज्म ये टर्म है जिसे कॉइन किया था ये जो है इरविंग बैबिट. ये अमेरिकन स्कॉलर हैं, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. अ सॉन्ग दैट सेलिब्रेट गॉड और एक्सप्रेसेस रिलीजियस फीलिंग एंड इज इंटेंडेड प्राइमरली टू बी संग एज पार्ट ऑफ ए रिलीजियस सर्विस. यानी कि एक सॉन्ग जो गॉड और उसकी जो रिलेटेड जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए गाया जाता है. ऐसे सॉन्ग को हम क्या कहते हैं, है ना. और जिसका मेनली जो फोकस है वो भी रिलीजियस सर्विस है, यानी कि चर्च की पूजा से संबंधित है ये. तो इसे बोलेंगे हम कासी हिम रेंगा रेकू. ठीक है, तो जो गॉड हैं और जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं उनको व्यक्त करने के लिए गाए जाने वाले सॉन्ग को हम हिम बोलते हैं, है ना, हिम बोलते हैं. सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, हिम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. द फिगर ऑफ स्पीच मेकिंग बोल्ड overstatement or the extravagant exaggeration of fact or of possibility. It may be used either for serious or ironic or comic effect. ठीक है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें क्या है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, एक्सैजरेट किया जाता है चीज़ों को. उस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं हाइपरबली, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एंटीथीसिस. ठीक है, तो जब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, मतलब एक्सैजरेट किया जाता है उनको, तो हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच होता है. सो द राइट आंसर इज ए. Next है question number 14. This figure of speech deliberately represents something as very much less in magnitude or importance than it really is or in ordinarily considered to be. Options are hyperbole, personification, oxymoron, understatement. ठीक है, आपको ये बताना है कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच बताना है जिसमें क्या हो रहा है, चीज़ों को लेस मतलब कम बताया जा रहा है. यानी कि वहाँ पर ऊपर वाला जो था इसमें क्या था, ओवर स्टेटमेंट था ये. ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को दिखाया जा रहा था, एक्सैजरेट किया जा रहा था. यहाँ पर चीज़ों को जो एक्चुअली वो हैं उनसे कम करके दिखाया जा रहा है. ऐसा फिगर ऑफ स्पीच को हम अंडर स्टेटमेंट बोलते हैं. ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी, अंडर स्टेटमेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. द मेंटल पिक्चर एक्सपीरियंस बाय द रीडर ऑफ ए पोएम. ठीक है, मेंटल पिक्चर जो मतलब रीडर के द्वारा एक्सपीरियंस की जाती है किसी भी पोएम को जब कोई रीडर पढ़ता है ना, और उसकी जो मेंटल पिक्चर है वो अपने अंदर उसको एक्सपीरियंस करता है, उसे बोलते हैं इमेजरी, सिंबल, पैंथीज्म या फिर डीज्म. ठीक है, तो मेंटल पिक्चर विच इज़ एक्सपीरियंस बाय द रीडर ऑफ ए पोएम इज़ कॉल्ड इमेजरी. सो द राइट आंसर इज़ ए, इमेजरी हो जाएगा. जैसे कि राइटर जब कोई पोएम लिखता है उसमें ऐसे वर्ड्स का वो यूज़ करता है कि जिन्हें पढ़ने के बाद हमारे अंदर, हमारे जो माइंड है हमारा, उसमें एक पिक्चर, एक इमेज क्रिएट हो जाती है. जैसे बहुत सारी ऐसी पोएम होती है जिसमें बारिश की बूंदों का डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जैसे धीरे धीरे स्लोली है ना बारिश हो रही है, तो हम एकदम से इमेज करने लग जाते हैं. जैसे बारिश जैसे होती है ना, बारिश की बूंदें जिस तरीके से आती हैं वो इमेज हमारे माइंड में आ जाती है, उसी को हम इमेजरी कहते हैं, जिसकी पिक्चर हमारे माइंड में बन जाए. तो ऐसी चीज़ों का यूज़ जब राइटर अपनी पोएम के अंदर करता है उसे इमेजरी बोलते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16.
An early 20th century poetic movement that rallied on the resonance of concrete image drawn in precise colloquial language rather than traditional poetic diction and meter. कौन सा मूवमेंट है ये? इमेजिज्म, सिम्बोलिज्म, पैंथिज्म, डीज्म. ठीक है, तो अर्ली 20th सेंचुरी पोइटिक मूवमेंट जिसमें क्या किस पर फोकस किया जा रहा था? कॉन्क्रीट इमेज जो कि कॉलोकियल लैंग्वेज में है रादर देन ट्रेडिशनल पोइटिक डिक्शन. ठीक है, जो ट्रेडिशनल पोइटिक डिक्शन है उस पर फोकस ना करके एक कॉन्क्रीट इमेज पर फोकस किया जा रहा था जिस मूवमेंट के अंदर, वो मूवमेंट को हम कहते हैं इमेजिज्म. सो द राइट आंसर इज ए. इमेजिज्म के अंदर क्या है कि इन लोगों का मानना था कि सिंगल, मतलब कोई भी आप अपना कोई वर्क लिखो तो एक सिंगल इमेज पर फोकस करके लिखो. ठीक है, 20th सेंचुरी मूवमेंट है जिसके मेन लीडर थे इजरा पॉन्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. द आइडिया दैट ए रीडर कैन नॉट एवेल्यूएट अ लिटरेरी वर्क प्रॉपरली बाई ट्राइंग टू एज्यूम द ऑथर इंटेंशन इन देयर राइटिंग. ठीक है, ऑप्शन है इमोशनल फैल्सी, अफेक्टिव फैल्सी, इंटेंशनल फैल्सी या फिर पैथेटिक फैल्सी. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब जैसे कोई भी वर्क है, कोई भी टेक्स्ट है या लिटरेरी वर्क है, उसको उसके इंटेंशन के बेसिस पर उसका मूल्यांकन करना एक तरह से क्या है, एक मिस्टेक है, एक एरर है. कोई भी वर्क है उसे आप पढ़ रहे हो, आप उसकी मतलब कोई भी राइटर है उसके इंटेंशन के बेस पर आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो. उस वर्क को आप मूल्यांकन नहीं कर रहे, उस वर्क को जो एक्चुअली जो वर्क है उसके आधार पर आप उसका मूल्यांकन ना करके उस राइटर के इंटेंशन के आधार पर अगर आप कर रहे हो तो ये एक तरह की गलती होती है जिसे हम इंटेंशनल फैलेसी कहते हैं. सो द राइट आंसर इज सी, इंटेंशनल फैलेसी. ये इस टर्म को कॉइन करने वाले थे W.K. विम्सन एंड मोनरो बर्ड्सले. ओके, इन 1946 में अपने ऐसे में उन्होंने इसको कॉइन किया था. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद इंटरप्रिटेशन स्पेशली ऑफ द बाइबल और लिटरेरी टेक्स्ट. ठीक है, ब्रांच ऑफ नॉलेज जो स्पेशली क्या करती है, बाइबल या फिर लिटरेरी जो टेक्स्ट होते हैं उनको इंटरप्रेट करती है. इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से हम इसे जानते हैं? हर्मियोटिक्स, जिम्नोबिलिज्म, टैसिर एंड पैशर. सो ये हर्मियोटिक्स इज द राइट आंसर. हर्मियोटिक्स क्या है? इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच डील्स विद इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल एंड लिटरेरी टेक्स्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. द डिनंसिएशन ऑफ अ पर्सन बाय द यूज ऑफ डेरोगेटरी एपिथेट. ठीक है, जब कोई व्यक्ति है उसका डिनंसिएशन कर रहे हैं हम डेरोगेटरी एपिथेट, मतलब कोई व्यक्ति है जिसको नेगेटिव टर्म्स के साथ, यानी डेरोगेटरी हैं, जो आपको मतलब नीचा दिखा रहे हैं, आपका जो इमेज है उसको डाउन कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स के साथ हम उसे एड्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसके ऑप्शंस हैं आपके ये, उसको बोलते हैं एपिथेट, इन्वेक्टिव, डायडेक्टिव, इंट्यूटिव. तो एपिथेट तो विशेषण होता है. ठीक है, ये तो क्वालिटी बताने वाले वर्ड होते हैं, है ना. डायडेक्टिव मॉरल देने वाली है ना, नीति मतलब मॉरल मतलब जो शिक्षा होती है ना, नैतिक शिक्षा देने वाले वर्ड होते हैं. तो जो डेरोगेटरी टर्म होते हैं उनको हम इन्वेक्टिव बोलते हैं. बेसिकली इसको कहते हैं गाली गलौज की अभद्र भाषा का प्रयोग करना. सो राइट आंसर इज बी, इन्वेक्टिव. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. हीरोइक क्वाड्रेंट. हीरोइक क्वाड्रेंट अ 4-line स्टैंजा राइमिंग आइदर A-B-A-B और A-A-B-B. ठीक है, हीरोइक क्वाड्रेंट क्या होता है? बेसिकली ये 4-line का स्टैंजा होता है जिसकी राइमिंग स्कीम होती है A-B-A-B और A-A-B-B. ये दोनों राइमिंग स्कीम इसकी हो सकती है हीरोइक क्वाड्रेंट की. सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा A. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. द टर्म दैट डिस्क्राइब द प्रेजेंस in language of a variety of point of view on the world, forms of conceptualizing the world in words specific world views, each characterized by its own object, meanings and values. ठीक है, ये टर्म है, आपको बताना कौन सा टर्म है ये. डायलॉग, हेट्रोग्लॉसिया, मोनोफोनी, डायलॉजिज्म.
ठीक है। तो ये ऐसा टर्म जो क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है द प्रेजेंस इन लैंग्वेज ऑफ ए वैरायटी। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती हैं, जिसको ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है। जैसे पॉइंट ऑफ व्यू, वर्ल्ड, फॉर्म्स, मतलब बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म में वर्ड, मतलब जो लैंग्वेज है वो अलग अलग फॉर्म्स में लिखी जाती है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कोई भी जो लैंग्वेज है वो फुल ऑफ वैरायटी है, उसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी जो डेफिनेशन है, इसको डिनोट करने वाला वर्ड है हेट्रोग्लॉसिया। ठीक है, जो दिखाता है आपको लैंग्वेज की डाइवर्सिटी को, वो दिखाता है कि लैंग्वेज कितने प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आइदर अ गैप इन अ सेंटेंस सो दैट द सेंस इज़ नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, और अ ब्रेक बिटवीन टू वोवल्स कमिंग टुगेदर वेयर देयर इज़ नो इंटरवेनिंग कॉन्सोनेंट। ऑप्शंस हैं हाइटस, हाइनस, हिकअप्स, हाइमेन। इसको हाइटस बोलते हैं। ठीक है, ये हाइटस का मतलब होता है गैप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अ वर्ड हैविंग द सेम साउंड एंड स्पेलिंग एज अनदर। एक वर्ड जिसकी सेम साउंड है और स्पेलिंग भी सेम है जैसे दूसरे वर्ड की है, बट क्या है, डिफरेंट ओरिजिन है। ओरिजिन उसकी उत्पत्ति डिफरेंट है एंड मीनिंग भी अलग है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? जैसे रेस्ट, तो रेस्ट के लिए क्या है, एक रेस्ट मीन्स होता है रिपोज, यानी आराम करना, और एक रेस्ट मीन्स होता है रिमाइंडर करना। ठीक है, ऐसे ही बे, तो बे का मतलब क्या, एक मतलब सेम स्पेलिंग है, इसकी भी सेम स्पेलिंग है, इसकी भी सेम स्पेलिंग है, लेकिन इसका मतलब है गल्फ, मतलब खाड़ी, और इसका मतलब है सक्सेस। तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अ वर्ड विच इज़ प्रोनाउंस द सेम एज अनदर। ठीक है, ये भी सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन ये भी थोड़ा सा अलग है। यानी कि ऐसा वर्ड जो जिसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, जैसे दूसरे वर्ड को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ऐसी उसकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट हैज़ ए डिफरेंट स्पेलिंग। यहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो स्पेलिंग भी सेम थी, है ना, और प्रोनाउंसिएशन भी सेम थी, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं होमोफोन। होमोफोन मतलब ऐसे वर्ड जिनकी सेम साउंड आती है लेकिन मीनिंग एंड स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। सो द राइट आंसर इज बी, जैसे फॉल और फॉल। ठीक है, वुड और वुड, ये वुड कौन सा है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये वाला वुड जैसे जंगल, ऐसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, फॉर्मल वर्स सटायर ऑरिजिनेटिंग विद द रोमन पोइट लुसीलियस 2nd century BC. The occasion of satire is an encounter in a framing story between the speaker and an adversary whose remark elicit the speaker's social observation. This is the satirical form practiced by Horace and Juvenal. ठीक है, इन सटायर्स को क्या बोलते हैं? हॉरेसियन सटायर, जुवेनेलियन सटायर, मैनेपियन सटायर या फिर लुसीलियन सटायर। सो द राइट आंसर इज डी, लुसीलियन सटायर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, अ टाइप ऑफ सोलेसिज्म, द कॉन्स्पिक्वस एंड अनइंटेंडेड वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिक्शन और ग्रामर विच मिस्टेकनली यूजेज ए वर्ड इन प्लेस ऑफ अनदर दैट इज रिजेंबल द इफेक्ट इज यूजुअली कॉमिक। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है, सोलेसिज्म होता है। सोलेसिज्म में क्या होता है कि ग्रामर का वायलेशन किया जाता है, यहाँ पर वर्ड के साथ वायलेशन मिलता है, जिसकी वजह से एक क्या होता है कि एक कॉमिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है वर्क के अंदर। इस टर्म को क्या बोलते हैं? मेलाप्रोपिज, मैनिपियन, लुसीलियन, जुवेलियन। सो द राइट आंसर इज ए, मेलाप्रोपिज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ह्यूमन consciousness is constituted by and dash, that is the belief, value and way of thinking and feeling through which human being perceive and by recourse to which they explain what they take to be reality. Monopoly, enfranchisement, difference, ideology. So the right answer is D, ideology. Next है question number 51, the French term Roman acclave means, इसका मतलब होता है a novel with a key, a novel with a question, a novel with a reply, a novel with a gesture. So the right answer is A, novel with key. ठीक है, अब फ्रेंच टर्म अ नोवेल विद की के लिए फ्रेंच टर्म है रोमन क्लेफ।
Next है question number 52. The literary art of diminishing or derogating a subject by making it ridiculous and evoking toward it attitude of amusement, contempt, scorn और indignation. ठीक है, एक ऐसी लिटरेरी आर्ट जिसमें सब्जेक्ट को डेरोगेटिंग वे में दिखाया जाता है. ऑप्शंस हैं आपके आयरनी, सटायर, कॉमेडी, मॉक एपिक. सो द राइट आंसर इज बी, सटायर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53. फॉर्मल सटायर इज ए. फॉर्मल सटायर क्या होता है? डायरेक्ट सटायर होता है, इनडायरेक्ट सटायर होता है, क्लैंडस्टाइन सटायर होता है या फिर लैम्पून होता है. सो फॉर्मल सटायर इज ए डायरेक्ट सटायर. सो द राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54. द सटायर दैट प्लेफुली क्रिटिसाइज सम सोशल वाइज थ्रो जेंटल, माइल्ड एंड लाइट हार्टेड ह्यूमर. ठीक है, ऐसा सटायर जो क्रिटिसाइज क्या करता है, सोशल वाइज है ना, जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको मतलब जेंटली, माइंडली, लाइटली, मतलब ह्यूमर के साथ है ना क्रिटिसाइज करता है, उसे बोलते हैं हॉरेसियन सटायर. सो द राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55. द सटायर दैट इज मोर कंटेम्पचुअस एंड एब्रेसिव दैन द हॉरेशियन. ठीक है, सटायर जो कैसा है, ज़्यादा कंटेम्पचुअस है एंड एब्रेसिव है. मतलब हॉरेशियन सटायर की अगर तुलना की जाए तो उससे हार्श है वो, है ना. हॉरेशियन सटायर क्या होता है, उसमें माइल्डली मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है सामाजिक बुराइयों को, बट माइल्ड वे में किया जाता है, मतलब जिससे कि ज़्यादा वो हार्श क्रिटिसिज्म नहीं होता. बट ये वाला जो सटायर है वो इसकी तुलना में, इसके अपेक्षा ज़्यादा हार्श है. दिस फॉर्म ऑफ सटायर एड्रेसेस परसीव्ड सोशल ईविल थ्रू स्कॉर्न, आउटरेज एंड सैवेज रिडिक्यूल. है ना, इसका जो तरीका है क्रिटिसाइज करने का ये थोड़ा हार्श है. करेगा तो रिडिक्यूल ये भी, लेकिन ये थोड़ा सा हार्श वे में करेगा. दिस फॉर्म इज ऑफन पैसिमिस्टिक, करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ आयरनी, सार्केज्म, मॉरल इंडिग्नेशन एंड पर्सनल इन्वेक्टिव विच लेस एम्फेसिस ऑन ह्यूमर. जिसमें ह्यूमर की कमी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमर नहीं होता जैसे हॉरेसियन सटायर में होता है. इस वाले सटायर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं आपके हॉरेसियन सटायर, जुवेनाइलियन सटायर, मैनिपियन सटायर, वेरोनियन सटायर. सो दिस सटायर इज कॉल्ड जुवेनालियन सटायर. ठीक है, ठीक है. जुवेनियल सटायर एक रोमन सटायरिस्ट थे जुवेनल, उनके नाम पर ये नाम आया है. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56. अ फॉर्म ऑफ सटायर इन फिक्शनल नैरेटिव in which the object of the satire are characters who make themselves and their opinion ridiculous or obnoxious by what they think, say and do, and are sometimes made even more ridiculous by the author, comment and narrative style. इन सटायर्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट सटायर, इनडायरेक्ट सटायर, क्लैंडस्टाइन सटायर या फिर लैम्पून. सो ये ऐसे जो सटायर होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं. सो बी इज़ द राइट आंसर. Next है question number 57. Seriocomic genre of satire chiefly in ancient Greek literature and Latin literature in which contemporary institution, convention and ideas were criticized in a mocking satiric style that mingled prose and verse. इन सटायर्स को बोलते हैं हम हॉरेसियन सटायर, जुवेनालियन सटायर, मैनिपियन सटायर, लैम्पून. सो द राइट आंसर इज सी, मैनिपियन सटायर. ठीक है, ये सब रोमन सटायरिस्ट हैं, इनके नाम पर ये जो राइटर हैं ये सटायर लिखते थे, फेमस सटायरिस्ट हैं वहाँ के, इसीलिए इनके नाम पर ही इन सटायर के नाम हैं. ठीक है, जैसे मैनिपियन ने जिस तरह के सटायर लिखे तो उनके नाम पर मैनिपियन सटायर हो गए. जुवेनल ने जिस तरह के सटायर लिखे उनके नाम पर जुवेनियल सटायर नाम आ गया. हॉरेस जिस तरह के सटायर लिखते थे वो सटायर उनके नाम से फेमस हो गई. ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी, मैनिपियन सटायर.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू रिडिक्यूल बाई नेम इन द मैनर ऑफ द कॉमिक पोइट. इट वॉज एन एक्सप्रेशन यूज इन एंशियंट ग्रीस टू डिनोट अ विटी पर्सनल अटैक मेड विथ टोटल फ्रीडम अगेंस्ट द मोस्ट नोटेबल इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू एक्सपोज देयर wrongful कंडक्ट. ऑप्शंस हैं आपके ओनोमेस्टी कॉमेडियन, मिसोपोगन, स्पोडियो जेलोइन, none of these. So the right answer is A, onomasty comedian. Next है question number 59. A form of fiction which deals with imaginative and futuristic concept. ठीक है, एक फॉर्म मतलब फिक्सन की फॉर्म की बात हो रही है जो डील करती है इमेजिनेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट, जिसमें फ्यूचर भविष्य के मतलब एक तो इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं और एक कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो भविष्य को दिखाते हैं, सच एज एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, सेंटिमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईटीसी. ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है फिक्सन का? तो ऐसे फिक्सन को हम साइंस फिक्सन बोलते हैं. सो द राइट आंसर इज ए, साइंस फिक्सन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, अ जानर ऑफ साइंस फिक्सन. ये साइंस फिक्सन का जानर है सेट इन लॉलेस सब कल्चर ऑफ एन ऑपरेसिव सोसाइटी डोमिनेटेड बाई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. साइबर पंक, स्टीम पंक, डाइजर पंक, है ना, सोलर पंक. सो इसको साइबर पंक बोलते हैं. ठीक है, ये भी फिक्सन का एक टाइप है साइबर पंक, जिसमें क्या है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को दिखाया जाता है. सो द राइट आंसर इज ए. सो इस प्रैक्टिस पेपर में 60 क्वेश्चन ही थे. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल. थैंक यू सो मच.